तो फ्रेंड्स, नारीवाद या नारी मुक्तिवाद की मुख्य मान्यता यह है कि समाज में लिंग के आधार पर शक्ति का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में, नारीवाद का जो ये सिद्धांत है वो पितृतंत्र को समाज व्यवस्था का प्रधान लक्षण मानता है। यह पुरुष प्रधान समाज के प्रति विद्रोह का शंखनाद है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम नारीवाद को ही समझ रहे हैं। तो यहाँ पर नारीवाद का मतलब ये है कि नारीवाद ये मानता है कि समाज में ना जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर, यानी कि स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव होता है। नारीवाद मानता है कि देखो, ऐसा भेदभाव होता है समाज में, और ये किस तरह का भेदभाव है। इस भेदभाव में, इस समाज में जो पितृतंत्र, जो पैट्रियार्की है, वो सबसे ऊपर है। पितृतंत्र पाया जाता है समाज में, जिस कारण से महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। पितृतंत्र यानी कि पैट्रियार्की का मतलब होता है ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें परिवार या विस्तृत जो समाज होता है उसका प्रमुख कोई वरिष्ठ पुरुष, जैसे कि पिता या कोई पितामह यानी कि दादा परदादा, जो कोई पुरुष होता है वो प्रमुख होता है और वही सारे निर्णय लेता है। तो नारीवाद मानता है कि समाज में पितृतंत्र पाया जाता है, पैट्रियार्की पाई जाती है, और ये समाज का मुख्य लक्षण है। इसके विरुद्ध विद्रोह करने के लिए ही, यानी कि इसका मतलब विरोध करने के लिए ही नारीवाद सामने आया है। नारीवाद के अनुसार स्त्रियां ऐसा समूह हैं जिनके हित पुरुषों के हितों के विरुद्ध हैं। ये हित समस्त स्त्रियों को एक भगिनी समाज यानी कि सिस्टरहुड के रूप में संगठित होने की प्रेरणा देते हैं, जो वर्ग और प्रजाति की सीमाओं से परे हो। मतलब यह है कि स्त्रियों में चाहे कोई धनवान हो या निर्धन, उच्च जाति की हो या निम्न जाति की, श्वेत हो या अश्वेत, इस अंतर को भुलाकर सब स्त्रियों को पुरुषों के विरुद्ध एकजुट हो जाना चाहिए और अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। देखिए दोस्तों, नारीवाद साफ साफ कह रहा है कि जो पुरुष और स्त्रियों के हित हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, यानी कि स्त्रियों का जो इंटरेस्ट है, स्त्रियों का जो फ़ायदा है, वो पुरुषों के बिल्कुल विरुद्ध है। इसलिए नारीवाद कहता है कि सभी स्त्रियों को, सभी महिलाओं को एकजुट हो जाना चाहिए। एक जैसे कि सिस्टर होती है ना, तो सबको एक दूसरे को सिस्टर मानते हुए संगठित हो जाना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेना चाहिए, और किसी भी प्रकार का वर्ग या प्रजाति के आधार पर भेदभाव किए बिना। मतलब भले ही कोई महिला अमीर है, भले ही कोई महिला गरीब है, बट हैं तो दोनों महिलाएं ही, हैं तो दोनों स्त्रियां ही, और दोनों स्त्रियों का जो इंटरेस्ट है वो पुरुषों के विरुद्ध है, ये नारीवाद कह रहा है। इसलिए चाहे कोई धनवान हो या निर्धन हो, क्या कोई ऊंची जाति की हो या निम्न जाति की कोई भी महिला हो, उन सबको एकजुट हो जाना चाहिए। श्वेत और अश्वेत का मतलब होता है, श्वेत मतलब महिलाएं जो मतलब सफ़ेद रंग की हैं, स्पेशली जो यूरोपियन महिलाएं हैं वो हो गई श्वेत महिलाएं, और जो एशिया अफ्रीका की जो महिलाएं हैं वो, उनमें ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो अश्वेत हैं। तो प्रजाति वगैरह के भेदभाव से परे होकर सभी महिलाओं को एकजुट हो जाना चाहिए पुरुषों के विरुद्ध, और अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए, ये नारीवाद कह रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आपको जितने भी पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, आप उनका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो उनको बाद में ही सही लिख लेना, बट यहाँ पर पॉइंट्स को नोट डाउन वगैरह आप कर लो। बाकी मैं तो बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा मेन फोकस जो होता है वो समझाना होता है। तो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बट आप साथ में समझते भी चलें, क्योंकि ये नोट्स ही आप एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे। बाकी मैं समझाने में तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेता हूँ आपका। संक्षेप में, नारीवाद पुरुष के मुकाबले नारी की स्थिति, भूमिका और अधिकारों से गहरा सरोकार रखता है। नारी की पराधीनता और नारी के प्रति होने वाले अन्याय पर ध्यान केंद्रित करता है और इनके प्रतिकार के उपायों पर विचार करता है। तो फ्रेंड्स, नारीवाद यही है कि नारीवाद स्त्रियों के अधिकारों की बात करता है। इसका जो संबंध है वो स्त्रियों के अधिकारों से है, या स्त्रियों के प्रति जो अन्याय हो रहा है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, और उस अन्याय से किस तरह से छुटकारा पा सकती हैं स्त्रियां या महिलाएं, उस पर ध्यान देता है।
नारीवाद का दावा है कि अतीत तथा वर्तमान समाजों के अंतर्गत स्त्रियों को अपने स्त्रीत्व के कारण अन्याय सहन करना पड़ा है और आज भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी एक शब्द आया स्त्रीत्व। स्त्रीत्व का जो ये मतलब है वो है शारीरिक बनावट। अब कई सारी मनोवैज्ञानिक यानी कि जीव वैज्ञानिक मतलब कई सारी घटनाएं होती हैं महिलाओं के साथ, या उनका जो शारीरिक बनावट होती है उसके आधार पर उनके साथ अन्याय हुआ है। लंबे समय से जो स्त्रीत्व शब्द है इसको ऐसा मतलब बताया गया है कि महिलाएं शारीरिक रूप से कमज़ोर होती हैं, ये है, वो ऐसा काम नहीं कर सकती हैं। इस कारण से उनके साथ लंबे समय से अन्याय हुआ है, जो कि आज भी हो रहा है। ये कौन कह रहा है? नारीवाद। ऐतिहासिक क्रम में इस आंदोलन के मुख्य मुद्दे ये रहे हैं। अब देखिए, नारीवाद अपने आप में ही एक आंदोलन है जो कि महिलाओं को अधिकार दिलाने से संबंधित है। अब ऐतिहासिक रूप से लंबे समय से इस आंदोलन की जो मुख्य मुद्दे रहे, मेन जो इश्यूज़ रहे हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं। स्त्रियों के अधिकारों को मानव अधिकारों की सामान्य श्रेणी के रूप में मान्यता दी जाए, ये इसकी मांग कह लो या इसका एक मुद्दा कह लो। इसके अलावा संपूर्ण सामाजिक जीवन के संदर्भ में स्त्री पुरुष की समानता स्वीकार की जाए और स्त्री को परंपरागत पराधीनता से मुक्ति प्रदान करने के लिए स्त्रीत्व की एक नई परिभाषा दी जाए। देखिए, यहाँ जो इसके मुद्दे हैं वो ये हैं, ये चाहता है कि नारियों के या महिलाओं के अधिकारों को मानव अधिकार माना जाए। मतलब मानव अधिकार का मतलब होता है कि वो एक इंसान है, तो उन्हें इंसान होने के नाते सारे अधिकार मिलने चाहिए। जैसे कि पुरुष भी एक इंसान है तो महिलाएं भी तो एक इंसान है, तो मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो पूरा बराबर का अधिकार होना चाहिए। मानव अधिकार का मतलब दोस्तों होता है, जैसे कि मान लो एक इंसान है तो उसके पास ये अधिकार है कि उसे खुले वातावरण में सांस लेने का अधिकार है। भाई वो इंसान है, सरकार आने से पहले, समाज बनने से पहले वो इंसान है, और इंसान के पास तब भी अधिकार थे जब समाज नहीं बना था, जब कोई भी सरकार नहीं होती थी तब भी इंसान के पास अधिकार थे। तो फ्रेंड्स, मानव अधिकार अपने आप में एक बहुत बड़ा अधिकार है। तो पहली जो इसका जो मांग है, इसका जो मुद्दा है वो यही है कि मानव अधिकारों की श्रेणियों में महिलाओं के अधिकार को रखा जाए। इसके अलावा इसकी दूसरी जो मांग है वो यही है कि स्त्री और पुरुषों को समाज में बराबर समानता दी जाए। तीसरा जो इसका मतलब है वो है कि स्त्रीत्व की एक नई परिभाषा दी जाए। देखिए, स्त्रीत्व की जो परिभाषा है रही है लंबे समय से, वो ये रही है कि शारीरिक रूप से जो महिलाएं हैं वो कमज़ोर होती हैं, उनके अंदर कई सारी जीव वैज्ञानिक क्रियाएं होती हैं जिसके कारण वो कुछ स्पेशल काम नहीं कर सकती हैं। ये मान्यता रही है लंबे समय से, और इसी कारण से महिलाएं पुरुषों के अधीन भी रही हैं। अब ऐसी मान्यता रही है लंबे समय से कि जो स्त्रियां हैं वो बाहर काम नहीं कर सकती हैं, इसी कारण से उन्हें घर में रहना पड़ा है। इसके अलावा कई सारी मान्यताएं रही हैं। तो ये सब कुछ हुआ है स्त्रीत्व के कारण, यानी कि स्त्रीत्व की परिभाषा के कारण। तो नारीवाद यही कह रहे हैं कि स्त्रीत्व की जो वुमेनहुड की जो ये लंबे समय से जो मान्यता चली आ रही है, इसकी एक नई परिभाषा दी जाए। ऐसी परिभाषा दी जाए जिससे लोगों को समानता मिले, महिलाओं को समानता मिले। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, आई होप। अधिकांश स्त्रियों के व्यक्तित्व का विकास इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वे अपना अधिकांश समय गृह कार्य, डोमेस्टिक वर्क और बच्चों के लालन पालन में बिताती हैं। उन्हें उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के अवसर नहीं मिल पाते। जहाँ जहाँ स्त्रियों को ऐसे अवसर मिले हैं वहाँ उन्होंने अपनी क्षमता और योग्यता का उपयुक्त परिचय दिया है। संक्षेप में, स्त्री की हीन स्थिति सामाजिक व्यवस्था की देन है, प्राकृतिक व्यवस्था की देन नहीं रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब लास्ट में थोड़ा सा कहा जा रहा है इस नारीवाद में, यानी कि यहाँ पर कि स्त्रियां जो इतना पीछे रह गई हैं, स्त्रियों के साथ जो लंबे समय से अन्याय होता चला है, उसका एक कारण ये भी है कि उन्हें उतने मौके नहीं मिल पाए हैं। उन्हें अपने घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिल पाती कि वो कुछ और कर सकें, हायर एजुकेशन ले सकें। ये हम आज के टाइम पर देख भी सकते हैं साफ साफ। इसके अलावा यहाँ पे हम साफ साफ इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि स्त्रियों की जो हीन स्थिति है, जो गिरी हुई स्थिति है आज के टाइम पर, वो सामाजिक व्यवस्था की देन है।
यानी कि समाज ने ऐसी व्यवस्था बना दी है, ऐसे कानून बना दिए जिस कारण से महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। ये प्राकृतिक व्यवस्था की देन नहीं है। प्राकृतिक मतलब भगवान की देन नहीं है, शारीरिक बनावट की देन नहीं है। प्राकृतिक यानी कि नेचर ने ऐसा महिलाओं को कमज़ोर नहीं बनाया है, ये समाज ने उन्हें कमज़ोर बना दिया है। उनके साथ अन्याय समाज ने किया है, नेचर ने नहीं। तो यहाँ तक आई होप यहाँ तक आप मेरी बात यानी कि मेरी पूरे टॉपिक को समझ गए होंगे। जब आप अपनी आंसर राइटिंग करेंगे दोस्तों, तो आंसर राइटिंग करते समय जितना भी अभी हमने पढ़ा, इस चीज़ को आप अपने इंट्रोडक्शन में अच्छे से लिख सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स। बाकी थोड़ा बहुत आप खुद समझदार हैं, इधर उधर पॉइंट्स को कर सकते हैं। अभी हम आगे भी पढ़ लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नारीवाद के प्रकारों की। आप चाहो तो इसे नारीवाद के प्रकार कह लो, नारीवाद की मुख्य मुख्य धाराएं कह लो, या फिर नारीवाद के प्रमुख विचार कह सकते हैं हम इसको। तो देखिए दोस्तों, मैंने DOSOL की रीडिंग को देखा था, तो उसमें मोटे तौर पर 4 आंदोलनों की यानी कि 4 विचारों की बात की गई थी। नारीवाद के 4 विचारों की बात की गई थी। बट देखिए दोस्तों, उसमें बात की गई थी मार्क्सवादी और समाजवादी नारीवाद की। बट अगर हम ध्यान से समझें तो मार्क्सवादी और समाजवादी नारीवाद में कुछ खास अंतर नहीं है। इस कारण से जो नारीवाद के जो मुख्य विचार हैं या जो मुख्य प्रकार हैं वो 3 हैं: उदारवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद और आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद, जिसे कट्टरपंथी नारीवाद भी कह सकते हैं। तो ये 3 जो हैं वो मुख्य विचार हैं। आप इन तीनों प्रकारों को यानी कि इन तीनों नारीवाद के विचारों को अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो आइए अब हम एक एक करके इन सभी को डिटेल में समझ लेते हैं। पहला है उदारवादी नारीवाद, लिबरल फेमिनिज्म। उदार नारीवाद या उदारवादी नारीवाद उदारवाद से जुड़ी मान्यताओं के आधार पर स्त्री की दशा में सुधार की मांग करता है। यह सिद्धांत आधुनिक युग में नारीवाद की आरंभिक अभिव्यक्ति के रूप में सामने आया है। देखिए दोस्तों, जो उदारवादी नारीवाद है वो उदारवाद की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। मतलब ये नारीवाद तो है, बट इसमें उदारवाद की विचारधारा, लिबरल जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, उसका प्रभाव है। उदारवाद की विचारधारा आपको पता ही होगी कि शॉर्ट में कहा जाए तो उदारवाद की जो विचारधारा है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देने की बात करती है। तो उदारवाद की विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है ये नारीवाद की विचारधारा, उदारवादी नारीवाद। ये जो सिद्धांत है, जो आधुनिक जो मॉडर्न जो टाइम आया, मॉडर्न जो पीरियड चल रहा है अभी, उसकी शुरुआत में जो सबसे पहला नारीवाद का विचार था वो उदारवादी नारीवाद ही था। ये आरंभिक अभिव्यक्ति के रूप में सामने आया है। यह विचारधारा राजनीति को व्यक्तिवाद की दृष्टि से देखती है और पश्चिमी देशों में प्रचलित उदारवादी संस्थाओं में उपयुक्त सुधार की वकालत करती है, क्रांति का समर्थन नहीं करती है। देखिए दोस्तों, ये जो उदारवादी नारीवाद है वो व्यक्तिवाद का समर्थन करता है। व्यक्तिवाद का मतलब होता है कि सभी मनुष्य विवेकशील है, सभी मनुष्यों में बुद्धि पाई जाती है, विवेक बुद्धि पाई जाती है, सभी इंटेलिजेंट होते हैं, तो सबको पूरी स्वतंत्रता दी जाए, सबको समान अवसर दिए जाएं, तो सभी इस तरह से सभी को समानता मिल जाएगी। और इसी तरह से नारीवाद नारियों को भी समानता देने की बात करता है। इसके साथ ही ये क्रांति का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता। जो पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, क्योंकि यहीं पर ज़्यादा उदारवाद की विचारधारा रही है, तो ये नारीवाद भी ज़्यादातर यहाँ पर जो संस्थाएं हैं, इन पश्चिमी देशों में जो संस्थाएं हैं उदारवादी, इसमें सुधार की बात करता है। माना कि जैसे कि पुरुष बहुत ज़्यादा हैं इन संस्थाओं में, उदारवादी संस्थाओं में, तो कहता है कि यहाँ पर सुधार होना चाहिए, महिलाओं को भी अवसर मिलने चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए। उदारवादी नारीवाद क्रांति का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता है। अभी आगे आपको समझ में आएगा ये मैं क्यों बता रहा हूँ। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट ने अपनी चर्चित कृति विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन के अंतर्गत उदार लोकतंत्र के प्रचलित ढांचे के भीतर स्त्री पुरुष की बुनियादी समानता स्थापित करने की मांग की थी।
देखिए दोस्तों, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को नारीवादी आंदोलनों के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। ये एक प्रमुख व्यक्ति रही थी जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों का बहुत ही ज़्यादा समर्थन किया था। अब इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें ये लगभग 1792 के आसपास इन्होंने ये बुक लिखी थी, जिसमें इन्होंने महिलाओं के और स्त्री पुरुष की बुनियादी समानता की मांग की थी कि नॉर्मल समानता मिलनी चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने तर्क दिया था कि स्त्री पुरुष दोनों मूलतः विवेकशील प्राणी हैं, परंतु स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा गया है और सार्वजनिक जीवन में भी उपयुक्त भूमिका निभाने का अवसर नहीं दिया गया है। अतः स्त्री की छवि विलासप्रिय और भावप्रवण प्राणी के रूप में बना दी गई है, विवेकशील प्राणी के रूप में नहीं। इस छवि को बदलने के लिए वॉलस्टोनक्राफ्ट ने स्त्री शिक्षा, स्त्री मताधिकार और साहचर्य भावना पर आधारित विवाह की प्रथा का समर्थन किया। अब देखिए, नारीवाद के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में, उदारवादी नारीवाद के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट रही हैं। इस कारण से हम इनके विचार को देख रहे हैं। इन्होंने ये कहा है, तर्क दिया था कि जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो दोनों ही विवेकशील है, दोनों ही के अंदर बुद्धि होती है, इसलिए सबको समान अवसर दिए जाने चाहिए। मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो महिला है और वो पुरुष है, इस आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। योग्यता के आधार पर अगर भेदभाव हो रहा है तो वो हो सकता है। उदारवादी नारीवाद जो है वो ये कहता है इनडायरेक्टली कि देखो, अगर योग्यता नहीं है, अगर क्वालिफिकेशन नहीं है, या किसी काम को करने में स्त्री और पुरुष में अंतर है, तो आप भेदभाव कर सकते हो। बट हाँ, ये नहीं कह सकते कि हम स्त्रियों को ये अवसर नहीं देंगे, उन्हें पढ़ने का अवसर नहीं देंगे, ऐसा नहीं कह सकते। और इसी के चलते समस्या को हल करने के लिए वॉलस्टोनक्राफ्ट ने स्त्रियों की शिक्षा और मताधिकार वगैरह का समर्थन किया था। अब आइए दोस्तों, हम उदारवादी नारीवाद पर आधारित एक महिला आंदोलन को देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन में जो महिला आंदोलन हुआ था, उदारवादी नारीवाद से जुड़ा ये आंदोलन माना जाता है, इसको हम देख लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में महिला अधिकार का पहली बार मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने अपनी पुस्तक ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन में समर्थन किया था। और फ्रेंड्स, बाद में महिला अधिकार की मांग का समर्थन जॉन स्टुअर्ट मिल और उनके साथी हैरियट टेलर ने भी किया था। 1865 में मैनचेस्टर में पहली महिला मताधिकार समिति का गठन किया गया था और 1867 में इस समिति की याचिका संसद में प्रस्तुत की गई थी, जिसमें महिलाओं के लिए मतदान के अधिकार की मांग की गई थी और इस पर लगभग 1550 हस्ताक्षर थे। 1867 के सुधार विधेयक में महिला मताधिकार के लिए कोई प्रावधान नहीं था। अब फ्रेंड्स, 1867 में संसद के द्वारा एक सुधार विधेयक लाया गया था, बट उसमें महिलाओं को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। हालांकि ब्रिटेन के प्रमुख शहरों में महिला मताधिकार समितियों का विकास हो रहा था और इन संगठनों ने महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग के लिए संसद में याचिकाएं प्रस्तुत की, जिन याचिकाओं पर 30 लाख हस्ताक्षर थे। हालांकि 1869 में संसद ने महिला करदाताओं को नगरपालिका चुनावों में वोट देने का अधिकार दिया और बाद के वर्षों में महिलाएं काउंटी और नगर परिषदों पर बैठने की पात्र बन गई। तो फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से शुरुआत हुई कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने अपनी बुक में महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। फिर जॉन स्टुअर्ट मिल भी सामने आए, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। हैरियट टेलर ने भी इसका समर्थन किया। फिर आगे चलकर 1865 में महिला मताधिकार समिति का गठन होता है। वो कई तरह की मांगें करती है, संसद पर दबाव डालने की कोशिश करती है, इंग्लैंड की संसद पर। तो उसके बाद कुछ सुधार होता है महिलाओं की स्थिति में, कुछ सुधार के कदम उठाए जाते हैं, बट फिर भी महिलाओं को अभी तक मताधिकार नहीं दिया जाता है। बट फिर आगे चलकर 1859 में जो महिलाएं कर देती थी, टैक्स भरती थी, उनको नगरपालिका के चुनावों में संसद ने कुछ वोट के अधिकार दे दिए। इसके अलावा उन्हें महिलाएं काउंटी और नगर परिषदों में
जो नगर परिषद होती है उसमें भी महिलाएं बैठ सकती हैं, उनकी सीट पर खड़ी हो सकती हैं, इसके लिए उन्हें योग्य मान लिया गया। 1897 में विभिन्न मतदानवादी समाजों ने एक साथ आकर महिलाओं के उत्पीड़ित समाज का एक राष्ट्रीय संघ बनाया। इस प्रकार आंदोलन में एकता और संगठन में भारी वृद्धि हुई। सरकारी कार्यवाही के अभाव में हताश महिला मताधिकार आंदोलन का एक वर्ग एमेलिन पंचहर्स्ट और उनकी बेटी क्रिस्टोबेल के नेतृत्व में अधिक उग्रवादी हो गया। इन महिला उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उन्होंने जेल में भूख हड़ताल करके अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। इस बीच महिला मताधिकार आंदोलन का सार्वजनिक समर्थन मजबूती से बढ़ा। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो महिला मताधिकार संगठनों ने युद्ध के प्रयासों का समर्थन किया और इस कारण भी महिला मताधिकार आंदोलन को जनता के समर्थन में अत्यधिक वृद्धि हुई। महिलाओं के उत्थान की आवश्यकता को अंततः संसद के अधिकांश सदस्यों द्वारा मान्यता प्राप्त हुई और परिणाम स्वरूप जून 1917 में हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और फरवरी 1918 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पीपल्स एक्ट का संशोधन पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत 30 वर्ष या अधिक आयु की सभी महिलाएं मतदान के अधिकार के लिए पात्र थीं। हाउस ऑफ कॉमन्स में महिलाओं को बैठने की अनुमति देने के लिए एक अधिनियम शीघ्र ही अधिनियमित किया गया था। 1928 में महिला मतदाताओं को पुरुष मतदाताओं के समान रखते हुए मतदान की आयु को भी घटाकर 21 कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये कहानी थी, पूरा का पूरा एक आंदोलन था। महिलाओं को किस तरह से ब्रिटेन में संघर्ष करना पड़ा अपने अधिकारों के लिए। ग्रेट ब्रिटेन में किस तरह से महिलाओं ने अपने मतदान के अधिकार को प्राप्त किया, ये उससे जुड़ा एक आंदोलन था। इसे हम उदारवादी नारीवाद का एक आंदोलन मानते हैं। इसे आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर कुछ भी आपको उदारवाद में समझ नहीं आया है तो कुछ ऐसी भी बातें हैं कि जब हम समाजवाद को पढ़ लेंगे, जब हम आमूल परिवर्तनवाद को पढ़ लेंगे, तब जाके तीनों चीज़ें अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगी। जब आप डिफरेंस को समझेंगे ना कि समाजवादी में उदारवादी में क्या डिफरेंस है, तो सारी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं समाजवादी नारीवाद की, सोशलिस्ट फेमिनिज्म की। समाजवादी नारीवाद समाजवाद से जुड़ी मान्यताओं के आधार पर स्त्री की स्थिति को उन्नत करने का रास्ता दिखाता है। यह सिद्धांत उदारवाद से जुड़े व्यक्तिवाद का खंडन करते हुए स्त्री पुरुष में यथार्थ समानता स्थापित करने की बात मांग करता है। देखिए दोस्तों, जिस तरह उदारवादी नारीवाद उदारवाद की विचारधारा से जुड़ा हुआ था, उसी तरह समाजवादी नारीवाद समाजवाद की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। उदारवाद की विचारधारा क्या कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए लोगों को, यानी कि नारियों को या पुरुषों को समान अवसर मिलने चाहिए। बट समाजवादी नारीवाद क्या कहता है कि स्वतंत्रता तो मिलनी चाहिए, ठीक है, बट समानता होनी चाहिए। समाज में अमीर गरीब जो है सबके सब समान होने चाहिए। ये समाजवादी विचारधारा है। तो समाजवादी नारीवाद का मानना है कि स्त्री और पुरुष वास्तविक रूप में समाज में उनके बीच समानता होनी चाहिए। यह व्यक्तिवाद का खंडन करता है, यानी कि विरोध करता है। अब देखिए दोस्तों, एक्चुअली जो उदारवाद है वो कहता है कि सबको समान अवसर मिलने चाहिए। जैसे कि कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, उन दोनों को स्कूल में जाने का अधिकार है, दोनों को शिक्षा लेने का अधिकार है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई, मान लो कोई जो महिला है या कोई जो स्त्री है वो गरीब है, तो वो शिक्षा प्राप्त ना कर पाए। अब प्राइवेट स्कूल वगैरह हैं तो वो शिक्षा प्राप्त ना कर पाए, तो आगे चलकर होगा ये कि जो पुरुष है, जो यानी कि जो मैन है, वो पढ़ लिख कर आगे तो बढ़ जाएगा, बट जो स्त्री है, जो महिला है, जो नारी है, वो एक दिन अपने आप ही पीछे हो जाएगी शिक्षा के अभाव में। जब पढ़ाई लिखाई होगी नहीं तो वो अपने आप ही पीछे हो जाएगी। तो यहाँ पर समाजवाद कह रहा है कि देखो, वास्तविक समानता होनी चाहिए, यानी कि
दोनों को आपने स्कूल में पढ़ने का तो मतलब अवसर समान दे दिया, बट अगर ऐसा हो गया जो अभी मैंने सिचुएशन बताई, तो फिर से असमानता बढ़ जाएगी। इसलिए समाजवाद वास्तविक समानता की बात करता है कि स्त्री पुरुष दोनों के पास बराबर अधिकार होने चाहिए। जब स्त्रियों को ये अधिकार मिल जाएगा कि उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो सरकार को उनके अधिकार की पूर्ति के लिए उन्हें स्कूल में एडमिशन देना ही पड़ेगा। और जब दोनों को एडमिशन मिल जाएगा तब वास्तविक समानता दिखाई देगी। इसे एक और उदाहरण से समझिए। जैसे कि अब कई बार क्या उदारवाद में क्या होता है कि जैसे कि मान लो एक कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, तो उदारवाद में योग्यता के आधार पर सैलरी दी जाएगी, पैसे दिए जाएंगे। अब एक पुरुष है, अब मेंटली ये माना जाता है ना कि जो पुरुष है वो ज़्यादा काम कर सकता है, तो उदारवाद में उसे हो सकता है कि ज़्यादा पैसा दे दिया जाए और हो सकता है कि महिला को कम पैसा दिया जाए। बट उदारवाद कहेगा कि देखो भाई, समान तो दोनों को योग्यता के आधार पर पैसे मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट समाजवाद कहेगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो। समाजवाद के अकॉर्डिंग दोनों को बराबर पैसे मिलने चाहिए, दोनों को बराबर सैलरी मिलनी चाहिए। इसके साथ ही यह जो समाजवादी नारीवाद है वो समाज के सब सदस्यों अर्थात समस्त स्त्री पुरुषों में परस्पर सहयोग और समुदाय भावना स्थापित करना चाहता है। अब समाजवादी नारीवाद चाहता है कि सभी स्त्री पुरुष एक दूसरे का सहयोग करें, सपोर्ट करें एक दूसरे को, और एक कम्युनिटी की भावना में रहें, एक दूसरे से जुड़े रहें, एक ग्रुप में रहें, एक कम्युनिटी बनाएं। कुल मिलाकर समाजवादी नारीवाद स्त्रियों की पराधीनता के मिले जुले कारणों की ओर संकेत करता है। इसका एक कारण जीव वैज्ञानिक नियम है जो अनंत काल से चला आ रहा है। जीव वैज्ञानिक नियम का मतलब है कि शारीरिक बनावट वगैरह के आधार पर कई बार भेदभाव होता है। इसका दूसरा कारण है आर्थिक दृष्टि से पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें पुरुष को सारी संपत्ति का स्वामी माना जाता है, यहाँ तक कि स्त्री को भी पुरुष की संपत्ति के रूप में देखा जाता है। तीसरा कारण पूंजीवादी व्यवस्था है, जिसमें स्त्री को श्रम का सस्ता स्रोत मानते हुए उनका शोषण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर समाजवादी नारीवाद कुल मिलाकर ये कह रहा है कि पहला कारण हो गया भेदभाव का, कि जीव वैज्ञानिक कारण है कि महिलाओं के साथ शारीरिक बनावट वगैरह के आधार पर भेदभाव होता है। दूसरा कारण है कि समाज में पुरुष प्रधान, आर्थिक दृष्टि से जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, उसमें पुरुषों को ही स्वामी माना जाता है संपत्ति का, जिस कारण से महिला अपने आप ही पुरुष के अधीन हो जाती है, पुरुष के ऊपर निर्भर हो जाती है। इस कारण से उसके साथ भेदभाव या अन्याय होता है। इसके अलावा तीसरा कारण है पूंजीवाद। अब देखो, ये समाजवाद है तो समाजवाद तो भाई पूंजीवाद का विरोध करेगा ही करेगा, और वैसे भी गलत भी नहीं कह रहा है कि ये पूंजीवाद के कारण स्त्री पुरुष के स्त्रियों को श्रम का सस्ता स्रोत माना जाता है और इस कारण से उनका शोषण होता है। अब ऐसा हकीकत में हम देख सकते हैं, आपने अपनी लाइफ में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि जब किसी स्त्री को काम पर रखा जाता है तो उसे थोड़े कम पैसे दिए जाते हैं किसी पुरुष की तुलना में, और इस कारण से जो कंपनियां हैं आजकल वो ज़्यादा वरीयता दे रही हैं कि वो स्त्रियों को, महिलाओं को काम दें। क्यों? क्योंकि महिलाओं को वो कम पैसे देकर भी उनसे काम करवा लेते हैं। तो ये सारी बातें हमें समाजवादी नारीवाद बताता है, ये सारे कारण हैं। अगर ये कारण मिट जाएं तो समाजवादी नारीवाद के अकॉर्डिंग महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार हो जाएगा। अब हम एक आंदोलन की बात कर लेते हैं जो कि समाजवादी नारीवाद का एक आंदोलन है, थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। समाजवादी नारीवाद से प्रेरित महिला आंदोलन शिकागो महिला मुक्ति संघ। शिकागो महिला मुक्ति संघ, जिसे CWLU भी कहा जाता है, को 1969 में इलिनॉइस के पालाटाइन में एक संस्थापक सम्मेलन के बाद स्थापित किया गया था। नाओमी वेइस्टीन, विवियन रॉथस्टीन, हीथर बूथ और रूथ सर्जल इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। संगठन का मुख्य उद्देश्य लैंगिक असमानता और लिंगवाद को समाप्त करना था। तो फ्रेंड्स, CWL एक संस्था थी जो कि लिंग
लिंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, जेंडर के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, इसको ख़त्म करना इसका मेन उद्देश्य था। CWLU ने सत्ताधारियों के लाभ के लिए महिलाओं के व्यवस्थित शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी। संगठन का उद्देश्य वक्तव्य कहता है कि समाज में महिलाओं की स्थिति को बदलना आसान नहीं है। इसके लिए अपेक्षाओं, नौकरियों के अवसर, बच्चों की देखभाल और शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता रही है। CWLU ने लगभग एक दशक का समय सेक्सिज्म और वर्ग उत्पीड़न दोनों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने में बिताया। समूह ने, जो CWLU है, जो ये शिकागो का ये जो समूह है, नारीवाद समूह है एक, इसने 1972 में सोशलिस्ट फेमिनिज्म ए स्ट्रेटजी फॉर द वीमेन मूवमेंट नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की। CWLU को विभिन्न कार्य समूहों और चर्चा समूहों की एक विस्तृत श्रृंखला को एक साथ लाने के लिए संगठन के रूप में आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये जो CWLU जो ये संगठन है, इसे आप सम्मेलन भी कह सकते हैं। इसे इसलिए आयोजित किया था, या जो ये संगठन है ये अपनी बैठकें इसलिए करता था जिसमें नारीवाद से जुड़ी, यानी कि महिलाओं के अधिकारों की मांग से संबंधित ये सम्मेलन आयोजित करता था। संगठनात्मक नीति और रणनीति पर निर्णय लेने के लिए प्रत्येक कार्य समूह का एक प्रतिनिधि संचालन समिति की मासिक बैठकों में जाता था। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य, प्रजनन अधिकार, शिक्षा अधिकार, आर्थिक अधिकार, सिनेमा, मीडिया और संगीत, खेल और समलैंगिक मुक्ति जैसे मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित किया है। तो फ्रेंड्स, CWLU जो संघ है, उसने महिलाओं के लिए कई सारे अधिकारों की मांग की है। महिलाओं के अधिकारों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए इसने कई बैठकें की हैं। इसने अपने संगठन को काफ़ी मजबूत किया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी हम पढ़ रहे थे समाजवादी नारीवाद का एक आंदोलन, एक उदाहरण पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। तो CWLU जो ये शिकागो का जो ये संघ है, ये समाजवादी नारीवाद का ही एक तरह से प्रतिनिधित्व करता है। इसके द्वारा जो भी मांगे की जाती हैं, तो ये समाजवादी नारीवाद के अंतर्गत रहते हुए ही मांगे करता है। जैसे कि उदारवाद में अभी हमने एक आंदोलन देखा था ग्रेट ब्रिटेन का, जिसमें मताधिकार के लिए महिलाओं ने संघर्ष किया था। बट उदारवादी नारीवाद में अगर कोई आंदोलन होता है तो वो अवसर की समानता से थोड़ा संबंधित होता है। बट समाजवादी नारीवाद में क्या होता है कि असली में वो समानता स्थापित की जाए, जिसके कारण कई सारे अधिकारों की मांग की जाती है। जैसे कि शिक्षा का अधिकार अगर मिल गया है तो सबको शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, एजुकेशन सबको दी जाएगी। ये सबका जब अधिकार हो जाएगा तो गवर्नमेंट को ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिसमें सभी को, स्पेशली जो महिलाएं हैं, उनको शिक्षा मिल सके। जब आर्थिक अधिकार मिल जाएगा तो आर्थिक अधिकार का मतलब है कि सभी लोगों को खाने जितना पैसा मिल सके। तो सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि लोगों के अधिकारों की पूर्ति हो सके। तो समाजवादी नारीवाद थोड़ा सा समाजवाद से जुड़ा है, ये आप याद रखना। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, फिर भी अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न लग रही है तो प्लीज़ अभी घबराएं ना, धीरे धीरे ये आपको समझ में आ जाएगा। एक दो बार अगर आप इसे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शुरू में कोई भी चीज़ जल्दी समझ नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद, यानी कि रेडिकल फेमिनिज्म। कई बार इसे कट्टरपंथी नारीवाद भी कह दिया जाता है, बट फिर भी आपको यही पढ़ना है, समझना है, आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद, और यही आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे। आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद या उत्कट नारीवाद के अंतर्गत नारीवाद के लक्ष्यों की सिद्धि के लिए आमूल परिवर्तनवाद का समर्थन किया जाता है। इस विचारधारा की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर में हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद आमूल परिवर्तनवाद के विचार से, रेडिकलिज्म के विचार से जुड़ा हुआ है। आमूल परिवर्तन नारीवाद मानता है कि हमें तुरंत परिवर्तन करके नारियों की स्थिति में सुधार लाना चाहिए। यह विचारधारा पितृतंत्र से जुड़ी व्यवस्था को स्त्री के उत्पीड़न का मुख्य स्रोत मानती है
और इसके अंत के लिए समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की मांग करती है। अब आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद की जो विचारधारा है, जो ये प्रकार है, वो मानता है कि पितृतंत्र होने के कारण, पैट्रियार्की होने के कारण ही स्त्रियों का शोषण या उनका एक्सप्लॉयटेशन समाज में होता है। पितृतंत्र का मतलब बता दिया आपको, समझा दिया कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसका कोई प्रमुख, घर का कोई वरिष्ठ पुरुष होता है। यह विचारधारा मांग करती है कि समाज में तुरंत बदलाव करके, तत्काल यानी कि तुरंत बदलाव करके, इमीडिएटली बदलाव करके स्थिति में बदलाव लाना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था को बदलकर स्त्रियों की स्थिति में सुधार होना चाहिए। एक तरह से कहा जाए तो ये क्रांति का एक तरह से समर्थन कर रही है कि जो काम होना चाहिए वो तुरंत होना चाहिए। उदारवादी नारीवाद क्या कर रहा था? वो सुधार की बात कर रहा था, उदारवादी नारीवाद। बट ये आमूल परिवर्तन यानी कि तत्काल परिवर्तन की बात करता है। आमूल परिवर्तनवादी नारीवादियों का प्राथमिक तर्क यही रहा है कि पुरुष लिंग विशेषाधिकारों ने व्यवस्थागत उत्पीड़न पैदा किया है। मतलब पुरुषों का आधिपत्य होने के कारण ही जो ये व्यवस्थागत जो ये आधिपत्य रहा है पुरुषों के अधिकारों का, उसी के कारण ही महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन यानी कि उत्पीड़न हुआ है। अगर हम आमूल परिवर्तनवादी नारीवादियों के प्रमुख समर्थकों की बात करें, लेखकों की बात करें जिन्होंने इसका समर्थन किया है, इसमें हम फ्रांसीसी नारीवादी लेखिका सिमोन द ब्यूवाई और अमेरिकी लेखिका शुलामित फायरस्टोन और कैट मिलेट का नाम ले सकते हैं। ये इसकी कुछ प्रमुख समर्थक लेखिका रही हैं या लेखक रहे हैं। अगर हम आमूल परिवर्तनवादियों के एक आंदोलन को देखें तो इस नारीवाद का जो आंदोलन हमें देखने को मिलता है, विरोध देखने को मिलता है, वो 1968 में इन जो आमूल परिवर्तन नारीवादी हैं, कट्टरपंथी नारीवादी हैं, इन्होंने 1968 में महिलाओं के सामाजिक मुद्दों में सबसे आगे कामुक सौंदर्य विचारों और सामाजिक अपेक्षाओं को लाने के लिए मिस अमेरिका प्रतियोगिता का विरोध किया था। तो यहाँ पर ये जो 1968 में विरोध हुआ है वो ये दर्शाने के लिए विरोध हुआ है कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बदलाव आना चाहिए। जिस नज़र से मतलब मान्यता दी जा रही है समाज में, जो विचार हैं उसको बदला जाए, और इसी कारण से यहाँ पर अमेरिका में मिस प्रतियोगिता का विरोध किया गया था। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस चैप्टर से किस तरह का आ सकता है और किस तरह से आपको अपनी आंसर राइटिंग करनी है। बट उससे पहले अभी हम एक समालोचना को देख लेते हैं, एक निष्कर्ष को समझ लेते हैं। नारीवाद ने स्त्रियों पर युग युगांतर से होने वाले अन्याय और अत्याचार की ओर ध्यान खींचकर इस अन्याय के निराकरण का रास्ता दिखाया है। लेकिन जब नारी मुक्ति के नाम पर स्त्री पुरुष के बुनियादी संघर्ष का मुद्दा उठाया जाता है, तब स्त्री पुरुष के बीच एक दूसरे के प्रति निष्ठा के बंधन टूटने लगते हैं। नारीवाद का यह दावा सही है कि स्त्रियों को निर्बल ना समझा जाए, लेकिन समाज में स्त्री की गरिमा इसमें है कि उसे ममता मूर्ति, प्रेरणा और शक्ति का अनंत स्रोत माना जाए। कहने का मतलब यह है कि देखो दोस्तों, जो नारीवाद है उसने काफ़ी अच्छे से स्त्रियों के अधिकारों की मांग की है। अन्याय जो लगातार लंबे समय से होता चला आ रहा था उसकी ओर पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। सभी नारीवादी विचारधाराओं की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये बिल्कुल सही है कि हाँ, स्त्रियों को निर्बल ना समझा जाए। नारीवाद ये कहता है कि हाँ, स्त्रियों को बिल्कुल भी निर्बल ना समझा जाए। इसके अलावा जो स्त्री है उसकी गरिमा इसमें है कि उसे ममता की मूर्ति माना जाए, प्रेरणा और शक्ति का अनंत स्रोत माना जाए। सभ्य समाज में ऐसा माना भी जाता है। आवश्यकता इस गरिमा के विस्तार की है। स्त्रियों को ना तो दया का पात्र समझा जाए, ना दास्ता का विषय बनाया जाए। इसके अलावा सम्मानित व्यवसायों में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना भी निहायत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने नारीवाद को काफ़ी अच्छे से समझ लिया। नारीवाद के अंतर्गत हमने महिलाओं के अधिकारों की बात की, महिलाओं के आंदोलनों और उनके संघर्षों को अच्छे से देख लिया।
फ्रेंड्स, अभी हमने कई सारे नारीवादी विचारों को भी पढ़ा, जैसे उदारवादी नारीवादी विचार या ऐसे प्रकार भी कह सकते हैं, समाजवादी, आमूल परिवर्तनवादी वगैरह वगैरह। हालांकि इन सब की अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ कमियां भी हैं, बट इन सभी ने मिलकर नारीवाद इन आंदोलन को काफ़ी ऊपर उठाया है और स्त्रियों के अधिकारों की बात की है, जिससे कि पूरे विश्व का ध्यान इसकी ओर खींचा है और कई सारे सुधार भी देखने को मिल रहे हैं। बट फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम की कि आपके एग्ज़ाम में इससे किस तरह का क्वेश्चन आएगा और आपको अपना आंसर कैसे करना है, तो देखिए, क्वेश्चन किसी भी तरह से बनकर आ सकता है। अब क्वेश्चन आ गया कि नारीवाद को बताइए, नारीवाद के प्रकारों को बताइए, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर जो आंदोलन चल रहे हैं उनको समझाइए। तो इन क्वेश्चनों में आपको पहले नारीवाद को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि नारीवाद के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों की मांग की जा रही है, उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसकी ओर ध्यान खींचा जा रहा है सबका। इसके बाद आपको अलग अलग नारीवाद के विचारों को, उदारवादी, समाजवादी, आमूल परिवर्तनवादी, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। और आपको लास्ट में एक समालोचना जो मैंने अभी बताई है, इस समालोचना को भी आप दे सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं, या फिर आप अपने मन से भी कुछ बातें अगर आपको पता हैं तो वो वहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि नारीवाद ही लिखिए या उदारवादी नारीवाद एक्सप्लेन कीजिए, तब भी आपको इंट्रोडक्शन में नारीवाद पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हालांकि आपको समाजवादी और आमूल परिवर्तनवादी फिर नहीं बताना पड़ेगा, बट इंट्रोडक्शन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था नारीवाद का वो, और फिर उदारवादी या जो भी उसने पूछा है वो वाला नारीवाद, और फिर आपको लास्ट में निष्कर्ष या समालोचना बतानी पड़ेगी। इससे आपका आंसर काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। जो देश और जो राष्ट्र स्त्रियों का सम्मान नहीं करता वह कभी महान नहीं बन सकता और ना कभी भविष्य में बन पाएगा। तो स्वामी विवेकानंद जी का ये विचार था, और इस विचार के साथ ही आज का हमारा ये चैप्टर पूरी तरह ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।